इस कोऑर्डिनेशन की सीबीएसई के हिसाब से जो वेटेज है 2023 के एग्जाम्स में वो 7 मार्क्स का है। तो देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। 7 मार्क्स का मतलब बहुत ज्यादा होता है बेटा, वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस कोऑर्डिनेशन में अल्टीमेटली है क्या। टॉपिक्स अब डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके टॉपिक्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट के बीच में डिफरेंस। सबसे पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है हमारा। तो मैं दो एग्जांपल लिखता हूं, K4FeCN का होल 6 और दूसरे मैंने लिखा FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। ये दो मैंने कंपाउंड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कंपाउंड को आपको पता होगा, ये दोनों कंपाउंड में से ये जो कंपाउंड है इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है डबल सॉल्ट। अब आप बोलोगे सर इन दोनों को एक साथ बताने का क्या लॉजिक था, क्यों बताया गया एक साथ? क्योंकि इन दोनों को बनाने का तरीका सेम है। कैसे? बाय मिक्सिंग टू स्टेबल सॉल्ट या कंपाउंड। यहां भी बाय मिक्सिंग टू स्टेबल सॉल्ट, दोनों में हमने वही काम किया। बट यहां पे डिफरेंस क्या होता? अनइक्वल अमाउंट। और हम लिखते हैं यहां पे इक्विमोलर मिक्सचर, यानी इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं। ठीक है, अब ये डबल सॉल्ट, इसलिए दोनों को पढ़ा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे बात कर रहे हैं डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो यहां पे डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको ब्रेक करता हूं तो शायद आपको छोटी सी बात समझ में आ जाएगी। व्हाट इज डिफरेंस? इसको ब्रेक किया, ये टूटता है 4K प्लस FeCN का होल 6 रेज टू द पावर 4 माइनस। तो क्या जितने आयंस इसके अंदर थे, क्या वो पूरी तरीके से डिसोशिएट हो रहा है? अगर मैं इसको ब्रेक करूं मेरे बच्चे, डॉट 6H2O, इसमें वो वाटर डालू तो ये डिसोशिएट करता है Fe2 प्लस में, NH4 प्लस में, SO4 2 माइनस में। मतलब जितना ये ब्रेक हो सकता था ये पूरी तरीके से आयोनाइज हो गया। और ये आयोनाइज नहीं हुआ, आयरन दिखने में आपको लग रहा है, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स कहते हैं उसको, ये एक चार दीवारी है। ये दिखने में आपको लग रहा है सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन ये सॉल्यूशन से आइसोलेटेड। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे हमारे को क्या मिल रहा है? डिसोशिएट्स कंप्लीटली। ठीक है, पूरी तरीके से। डज नॉट डिसोशिएट्स कंप्लीटली। ठीक है, और ये इसकी खासियत क्या होती है? दिस इज स्टेबल इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस स्टेट, दोनों में स्टेबल होता है। इसमें लिखते हैं स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, पानी में डाला तो वो डिसोशिएट कर गया आपने। ऑब्वियसली किसमें ज्यादा आयंस दिख रहे हैं आपको? जो पूरी तरीके से आयोनाइज होगा वही ज्यादा आयंस हुआ। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिफरेंस के फॉर्म में देखेंगे तो मोर नंबर ऑफ आयंस, इस वजह से इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। और इसके बारे में क्या कहा जाता है बेटा? लेस नंबर ऑफ आयंस, तो लो कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस पे ही डिपेंड करता है। बेटा ये क्वेश्चन जो है हमारे सीबीएसई में बहुत बार आया हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, समझ लिया? जो डिसोशिएट कर रहा है वो डबल सॉल्ट है। नाम में ही आ रहा है ना, डिसोशिएट और डी। डी जो होता है डबल सॉल्ट डिसोशिएट करता है, डी डिसोशिएट करेगा। और जो डिसोशिएट नहीं कर रहेगा वो सी होता है, सी डी कांट डिसोशिएट। सी नहीं करता है और वो डिसोशिएट करेगा तो ज्यादा आयंस देगा, ज्यादा आयंस देगा तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। ये मेरा पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस था। होपफुली ये सबको क्लियर है। इरेज कर दूं? ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। बेटा एक मिनट,
आई एम रिकॉर्डिंग इट, आई विल अपलोड इट ऑन माई चैनल, वहां से देख लिए बेटा। दीज थिंग्स यू हैव डन इट ना, देयर इज नथिंग टू राइट इन इट, आपके पास पूरा नोट्स लिखा हुआ है। अच्छा देख सकते हैं, these are the limitation। पहले हम लिमिटेशन देख लेते हैं और उसके बारे में हम फिर बढ़ेंगे कि बेसिकली इन्होंने बताया क्या। अब अचीवमेंट देखोगे तो ताकि कंपेयर कर पाओगे। इन्होंने बोला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम shows two kind of linkages, या इसको वैलेंस कह सकते हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, बस इसी के ऊपर, इसी के इर्द गिर्द आप बात कर रहे हैं। मैं क्योंकि मेरे पास क्वीज में मैं करा रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में करा रहा हूं। प्राइमरी के बारे में बताता हूं, आयोनाइजेबल होता है, ठीक है, सेटिस्फाइड बाय एनायंस ओनली। ठीक है, सेकेंडरी वे क्या होता है बेटा? बिल्कुल नॉन आयोनाइजेबल और सेटिस्फाइड बाय एनायन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, मैंने फिर बताया आपको वर्नर्स थ्योरी में इन्होंने क्या क्या बताया था, जो अचीवमेंट्स थी कि आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसेस होती हैं वो थोड़ी सी आपको मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा आप देख सकते हो। ये अचीवमेंट्स है। पॉस्टुलेट्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल की, यहाँ पे सेंट्रल मेटल की बात की, दो तरह के लिंकेजेस दिखाता है वो, प्राइमरी और सेकेंडरी। आप लिंकेजेस बोलो या वैलेंस बोलो, प्राइमरी जो होते हैं वो आयोनाइजेबल आयंस होते हैं, जो भी आयोनाइजेबल आयंस है वो प्राइमरी लिंकेजेस होते हैं, और ये होते हैं नॉन आयोनाइजेबल आयंस। सेकेंडरी वैलेंस को एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब आयोनाइजेबल कौन है, किसको थप्पड़ मार कर सकते हो, घर पे जाके किसी को मारना बहुत मुश्किल होता है, बाहर वाले को मारना सबसे आसान है। जो कोऑर्डिनेशन पेयर्स में डब्बे के बाहर है वो प्राइमरी हो गया, जो डब्बे के अंदर है वो सेकेंडरी हो गया। ठीक है, और जो सेकेंडरी वैलेंसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन में बना है। और डिफरेंट जो हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जो आयंस और मॉलिक्यूल्स सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं, दे आर बाउंडेड, दे आर अटैच्ड थ्रू सेकेंडरी लिंकेजेस ओनली। और इस लिंकेजेस, क्योंकि अब ऑब्वियसली हम कैसे जोड़ रहे हैं वो हमारे शेप को डिफाइड करता है। तो हमारे लिगेंड जो होते हैं, आयन जो है, मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो सेकेंडरी लिंकेजेस से जुड़ते हैं एक दूसरे से, उनके अलग अलग शेप्स बनते हैं। तो वो नेक्स्ट पॉस्टुलेट हमारा बनता है। होपफुली सबको लर्न हो गया होगा। दो तरह के लिंकेजेस है, आयन कौन सा, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी आयनाइजेबल होता है और इसको सिर्फ और सिर्फ एनायन सेटिस्फाई करते हैं। सेकेंडरी क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है। ठीक है, और नॉन आयनाइजेबल जो होता है वो एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों सेटिस्फाई करते हैं। सेकेंडरी को ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों मैं मूव ऑन कर सकता हूं मैं आगे? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, कहते हैं आयंस और मॉलिक्यूल्स bounded to the central atom through secondary linkages give rise to different spatial arrangement corresponding to different coordination number। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है जो ध्यान रखिएगा। अब आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो आपको इफेक्टिवली याद रखना है, जो क्वेश्चन, तो होपफुली ये मैंने पॉस्टुलेट समझा दिया, क्लियर है बेटा? सबसे पहले वे तीन पॉइंट्स आपको डिफरेंस कराए हैं मैंने, आपको याद होगा। जो आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सेकेंडरी लिंकेजेस
के थ्रू अटैच्ड होते हैं सेंट्रल एटम से, वही आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो डिसाइड होता है ना वो डब्बे के बाहर वाले से नहीं, डब्बे के अंदर वाले से। ऑब्वियसली घर का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है बेटा घर के मेंबर से, बाहरी लोगों से नहीं। तो स्ट्रक्चर्स आपके घर के मेंबर बताएं, घर के मेंबर कौन, चार दीवारी के अंदर जो लोग हैं वो आपके स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं। पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंस का हम एक बेसिक देख लेते हैं। मैंने लिखा K4FeCN का होल 6, जब आप इसको ब्रेक करते हो तो ये टूटता है 4K प्लस प्लस FeCN का होल 6 रेज टू द पावर 4 माइनस। ऑल्दो ये आयोनाइजेबल है, लेकिन इसके आगे एक और शब्द आ गया आयोनाइजेबल केटायन। तो इसमें नॉट कंसिडर्ड एज प्राइमरी वैलेंस, देयरफॉर प्राइमरी वैलेंस इन दिस केस इज 0। इसको प्राइमरी वैलेंस। अब ये जो डब्बे के अंदर है सारे के सारे क्या हो गए, ये नॉन आयोनाइजेबल है। देखो ना, जो जैसा पहले था वैसा बाद में भी है। जो नॉन आयोनाइजेबल होता है उसको हम सेकेंडरी वैलेंस कहते हैं। तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, आपका मेटल है, मेटल की ही तो लिंकेजेस देख रहे हैं, तो उसको काउंट नहीं करते। तो सेकेंडरी वैलेंस हमारा कितना हो गया 6, क्योंकि 6 CN है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, PTNH3 का होल ट्वाइस और Cl2 है। डब्बे के बाहर कुछ है क्या मेरे बच्चे, नहीं है। तो प्राइमरी वैलेंस हमारे यहाँ पे 0 हो गई और सेकेंडरी वैलेंस यहाँ पे 2 + 2 यानी कि 4 हो गई। ये 2 अमोनिया और 2 Cl। ठीक है, तो ये प्राइमरी वैलेंस हो गई। अब इसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, क्या रेशियोज है, क्या प्रोपोर्शन है, और उसके हिसाब से IUPAC नीम वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लियर है ना, ओके। अब IUPAC नीम वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि COCl3.4NH3 है, क्या है, COCl3.4NH3। इसमें हमने, ये एक मिक्सचर है, या ऐसे आ जाता है, और COCl3 और अमोनिया को हमने 1:4 रेशियो में मिक्स किया तो एक कंपाउंड बनेगा। ऑब्वियसली ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। इसमें जब आपने AgNO3 डाला तो यू गेट 2 मोल ऑफ AgCl। एक में आपने डाला तो आपको क्या मिला मेरे बच्चे, यहां पे इसको कर लो, ठीक है, 2 मोल ऑफ AgCl। एक में आपको क्या मिला बच्चे, 1 मोल ऑफ AgCl मिला। ठीक है, और एक केस में अगर आपने इसमें AgNO3 डाला तो आपको 3 मोल ऑफ AgCl मिला। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये देख लीजिएगा आप ध्यान से। 4 ले लेंगे, क्या क्या है उसको, AgNO3। बेटा AgCl कैसे बनता है, इसके स्ट्रक्चर्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे आप स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, 2 मोल्स ऑफ Ag, इस बेटर अमोनिया से 1:4 रेशियो में आप डिफाइन कर सकते हैं। 2 मोल्स ऑफ AgCl अगर मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं CONH3 का होल 4, ये अंदर है, एक और Cl अंदर हो गया, ठीक है, और बाहर हमने क्या कर दिया, Cl2 रख दिया। ठीक है, एक मोल ऑफ Ag यानी CONH3 का होल 4 हो गया, Cl2, और हमने बॉक्स के बाहर एक Cl रखा। यहाँ पे CONH3 का होल 4। बेटा ऐसे ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वो क्वेश्चन वहां का है अभी। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ, ये वाटर के केस में हम ज्यादा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये ध्यान से, अगर आप इसको डिसोशिएट करोगे तो किस में टूटेगा बताओ, CONH3 का होल 4 Cl और 2 प्लस, और यहाँ पे 2 Cl माइनस, और यही AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे कितने Cl माइनस मिलेंगे बेटा, 1 Cl माइनस। यहाँ पे कितने Cl माइनस मिलेंगे बेटा, 3 Cl माइनस। So you'll get 3 मोल ऑफ AgCl। अब इसको अगर रिएक्ट करवाओगे अब AgNO3 के साथ तो कितने AgCl मिलने वाले, 3 AgCl। इसको कराओगे AgNO3 के साथ तो कितने मिलने वाले, 1 AgCl। अब ये ना हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, राइट, ये प्राइमरी वैलेंस, अगर किसी ने पूछा कि इसमें प्राइमरी वैलेंस कितना है तो प्राइमरी वैलेंस 2 हो गया, सेकेंडरी वैलेंस 5 हो गया। इसी में देख के बताओ, प्राइमरी वैलेंस इज 2, सेकेंडरी वैलेंस इज 5। इसमें प्राइमरी वैलेंस कितना होगा बेटा, 1, और सेकेंडरी वैलेंस इज 6। इसमें प्राइमरी वैलेंस कितना हो गया, 3, और सेकेंडरी वैलेंस इज 4। ठीक है, और इसमें इसके साथ आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट दी IUPAC नेम ऑफ दिस।
ठीक है, इससे क्या हुआ, दो तरीके से वो टेस्ट कर लेंगे कि आपको आईयूपीएसी नियम पूछेंगे तो आपको आईयूपीएसी नियम प्रॉपरली यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, हाँ आईयूपीएसी नियम हम डेफिनेटली करेंगे, जब हमारा आईयूपीएसी नियम का टॉपिक आएगा तो डेफिनेटली हम कंसिडर करेंगे। प्राइमरी बैलेंस सेकेंडरी बैलेंस क्लियर है मेरे बच्चों को? ये क्वेश्चन आइडिया लग गया, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू विल एक्सपेक्ट दिस थिंग, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन एग्जाम आल्सो। अभी हम करेंगे, डोंट वरी। डन है? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जो हम, हाँ बीच वाला एग्जिस्ट करता है बिल्कुल, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नाउ वी हैव कवर्ड टू टॉपिक्स, वी हैव डन वर्नर्स लिमिटेशंस, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डबल सॉल्ट के बीच में डिफरेंस आ गया। अब आ गया वेरियस टर्मिनोलॉजी, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, सबसे पहले मैं आपको कहता हूं, एक जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेरा फेवरेट है, वही मैं आपको करा रहा हूं। ये होता है फर्स्ट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दो तरीके से होते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे आप उसको डिवाइड करेंगे। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड। अब आप बोलोगे सर ये क्यों करा रहे हो? क्योंकि सीबीएसई 2022 में जो टर्म 2 हुआ था उसमें ये क्वेश्चन डला हुआ था, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिएक्टिविटी में इसके बेसिस में दो कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, एक होता है लेवाइल, ठीक है, और एक है आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेवाइल कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्स, एग्जांपल देता हूं तो क्लैरिटी हो जाएगी। आपने CuSO4.5H2O के अंदर KF डाला तो आपको ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स मिल गया, सपोजिंगली ऐसा क्वेश्चन आता है। KCl डाला तो भी आपको कलर्ड कंपाउंड मिला। ठीक है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या है? इनर्ट कॉम्प्लेक्स में अगर हमने ये चीज इसमें किया, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम F माइनस डालेंगे, 4F माइनस, सो आई कांट एक्सपेक्ट एनी रिएक्शन इन इट। मतलब लेवाइल कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें आप लिगेंड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे से, वो लेवाइल हो गया। लल्लू, लालू, और ये क्या? इनर्ट, जो हम है, पढ़ना नहीं चाहते, तो ये हमारा, चाहे जो मर्जी आप कर लीजिए, ये जो वक्त के साथ थोड़ा सा बदलना चाहता है और परिवर्तन जीवन का एक आधार होना चाहिए। CSO4 जो होता है वो होता है CuH2O का होल 4। आपको पता होना चाहिए आपका जो CuSO4 है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप इसी को अगर हम ढंग से लिखेंगे तो लिख देते हैं CuH2O का होल 4 ब्रैकेट के ऊपर 2+। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में भी आया हुआ है कि कॉपर सल्फेट जो होता है वो उसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होता है, तो वो एक ही होता है। अब आपने इसमें डाला, क्या डाला बेटा? 4F माइनस, क्योंकि केव से F माइनस ही मिलना। उसने क्या किया? जल को उसके स्थान से स्थानांतरण कर दिया और ये आपको मिल गया। क्या मेरे बच्चों को मेरी अमेरिकन भाषा समझ में आ गई? उसने क्या किया? वाटर को हटा दिया। सिमिलरली अगर मैंने इसके अंदर 4Cl माइनस ऐड किया होता तो वो भी क्या करेगा बेटा? CuCl का होल 4 रेज टू द पावर। तो यहां पे वाटर बड़ी आसानी से किसी दूसरे से रिप्लेस हो रहा है। फिर से बोल रहा हूं, यहां पे वाटर बड़ी आसानी से किसी दूसरे से क्या हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है। तो इसको हमने क्या किया? लेवाइल कॉम्प्लेक्स। यहां पे वो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, तो इस कॉम्प्लेक्स को हमने क्या नाम दे दिया बेटा? इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरा आपको समझ में आ गया। अभी इसका एक एग्जांपल मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, अभी मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी। एक होता है, हाँ बेटा रिएक्टिविटी है ना, हाँ वीक लिगेंड आप मान के चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखना ध्यान से, दो तरह कॉम्प्लेक्स होते हैं। बहुत अच्छे बेटा, होमोलैप्टिक, एक होता है हेट्रोलैप्टिक। ठीक है, होमोलैप्टिक का मतलब
कॉम्प्लेक्स हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल के अंदर सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड्स हो, उसको होमोलेप्टिक कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड। अब इसका एग्जांपल आप देख लीजिएगा तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको मैं प्रॉपर्ली एग्जांपल दिखा देता हूं। पहले मैं होमोलेप्टिक का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। COEN का होल ट्वाइस Cl3। एक बच्चा कहता है कि सर ये होमोलेप्टिक कैसे हो सकता है, यहां पे EN भी है, यहां पे Cl है। Cl इज नॉट अ लिगेंड, इट इज अ काउंटर आयन, यानी ये अब बाहरी लोग है। लिगेंड उसी को बोलते हैं जो बॉक्स के अंदर होता है, और लिगेंड यहां पे सिर्फ एक ही है और वो है EN, ठीक है। इसमें हेटेरोलेप्टिक में क्या होगा, एग्जांपल PTNH3 का होल ट्वाइस और Cl2। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, यहां पे आ गया ना दो अलग अलग तरह के लिगेंड, तो इसको क्या कहते हैं, हेटेरोलेप्टिक। यही हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था CBSE के अंदर। विथ एग्जाम्पल आप जस्टिफाई कर दोगे तो चीजें ज्यादा होती। और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो K4FeCN का होल 6। ऑब्वियसली ये पड़ोसी के बाहर है, तो ये भी लिगेंड नहीं है, भी क्या है, काउंटर आयन। तो यहाँ पे लिगेंड कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल पहला फर्स्ट, देन वी हैव सेकंड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपको मैंने बता दिया कि ये कॉम्प्लेक्स की दो वेराइटीज होती हैं। हाँ, इसके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप इसको, दोनों क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अभी जस्ट मैंने ये दोनों क्वेश्चन करा दिया आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो बताओ कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2 क्या वो ऐसे एग्जिस्ट करता है? नहीं, वो एग्जिस्ट करता है CuH2O का होल 4 और SO4.H2O, जिसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, CuH2O का होल 4 और 2+। अब इसमें एक्वस KF डाल रहे हैं, तो KF से क्या मिलने वाला बताओ? ऑब्वियसली इसमें क्या डाल रहे हैं, एक्वस KF डाल रहे हो, तो इनफैक्ट इससे क्या मिलने वाला आपको? तो ये मिलेगा CuF4, ठीक है, रेज टू द पावर 2 माइनस। आप इसको वैसे देखना चाहते हो तो यहां पे बाहर में K2 लगा, या तो इसको आप ऐसे लिख देना, या लिखना CuF4 रेज टू द पावर 2 माइनस। ये मिल गया। ये जो सोल्यूशन होता है ये एक्चुअली ग्रीन PPT होता है जो इन्होंने बोला। दूसरा, अगर इसी में मैं एक्वस KCl डालूं तो क्या प्रोडक्ट है, CuCl का होल 4 रेज टू द पावर 2+, या सॉरी 2 माइनस, और इसकी जगह पे और क्या हो सकता है, K2CuCl का होल 4। तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा ग्रीन, लाइट ग्रीन सोल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? इज इट फाइन मेरे बच्चों? तो बस ये तो पहला क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया ना। नेक्स्ट जो है हमारा, ये इसका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये आ गया बेटा हमारा क्वेश्चन। बेटा एक ओके, ये KCl है बेटा, KCl नहीं है, बिल्कुल KCl, ठीक है। तो हमने देख लिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2S के साथ PPT। एक बात बताओ, यहां पे बोला कि आपने जब इस कॉम्प्लेक्स, पहले आपने क्या लिया, ध्यान से देखो, आपने लिया यहां पे CuSO4.5H2, जिसको फर्दर आप लिखने वाले CuH2O का होल 4 रेज टू द पावर 2+। इसमें आपने डाल दिया KCl, वो भी एक्सेस। प्रेफरेबली वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि जितने भी वाटर हैं उन सभी को हटा देगा वो, और मैक्सिमम जितना पोटेशियम यहां पे आ सकता है वो आने की कोशिश करेगा। तो यहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स K3CuCN का होल 4, या यहां पे K2CuCN का होल 4। ये दो कॉम्प्लेक्स हम लिख लेते हैं, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा तो एक्सेस में डाला है, तो एक्सेस में डालने पर K3 आ जाएगा या K2 आ जाएगा। अब मुझे बताओ, इसको अगर आप डिसोशिएट करोगे तो क्या देगा ये, 3K+ और
CuCN का होल 4 रेज टू द पावर 3 माइनस। क्या इसने कॉपर दिया? क्या इसने कॉपर दिया? कहां दिया? सोल्यूशन में कहां गया? तो देखो नो Cu2 प्लस इन सोल्यूशन, क्योंकि वो तो डब्बे के अंदर है ना बेटा, जो चार दीवारी के अंदर है वो कहां है? तो जब ये Cu2 प्लस है ही नहीं तो H2S डालोगे तो वो तो CuS कैसे बनाएगा? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। उन्होंने बोला भाई CuS क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि CuS इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि कॉपर अंदर है। हाँ, ऊपर में भी डालेंगे तो उसमें भी नहीं बनता, ऑब्वियसली नहीं बनता, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन यहां पूछा गया था हमारे को। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन इनफैक्ट इनका याद होगा एसडी पब्लिक के पेपर में भी आया था ये वाला, क्योंकि शशांक ने कहा था कि सर मेरे 1 मार्क्स का यही गलत हुआ है, नहीं तो मेरे फुल नहीं तो फुल आ जाता, तो तुम्हारे भी फुल आ जाते। चलो कोई नहीं, चलो बेटा आगे कर ले बेटा कॉपी। हाँ, नो 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 लिख लो ना, नो CuSPPT, ये नहीं बनता बेटा। बेटा आपने ये साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना बेटा, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो उसने वाटर को रिप्लेस कर दिया, तो इसमें 4 वाटर है वो आएगा, तो बेटा 4 जब आएगा तो हमारा वो भी तो कॉम्प्लेक्स आएगा ना बेटा। अगर एक्सेस में डालोगे तो ये बना देगा वो कॉम्प्लेक्स के हिसाब से, ठीक है ना, एक्सेस में डालोगे तो बनता है। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आगे मूव ऑन करें। हाँ, मेटल नहीं, मेटल तो जो है वही है, लिगेंड एक्सचेंज होगा तो मेटल्स की प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। कौन? किसका? जो सब सीओ अभी जो तुमने पूछा था वो कौन सा था? CONH3 और 5BrSO4 वाला, वो ही तो था बच्चों। क्लियर है? रिवाइज हो गया बच्चों? ऑनलाइन वाले गंवारो कुछ बोल लो। यस सर, हो गया। यस सर। हाँ बस, चलो आगे मूव ऑन करें बेटा। अब हमें लगता है, आप देखो क्या यहाँ पे वाटर फ्री है? दिस इज फ्री मॉलिक्यूल्स। फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि घर के बाहर चले गए ना तो फ्री ही है। जब तक घर में, अब क्यों हॉस्टल जाना चाहते हैं? क्यों घर नहीं रहता? घर में रहना चाहते कि बेटे कंडीशन है, हॉस्टल में इंजॉयमेंट है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये क्या है? फ्री है। और ये क्या है? बॉन्डेड। तो इनमें डिफरेंस होगा, इसमें सारे के सारे बॉन्डेड थे, इसमें बॉन्डेड फ्री, इसमें बॉन्डेड फ्री। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? डन? तो समझ में आ गया कितने आइसोमेरिज्म हो गई आपकी? कौन कौन सी? ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं मेरे बच्चे। ये हमारा चौथा है, ये ध्यान से देख लीजिएगा कि वाटर एज अ फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है या वो बॉन्डेड स्टेट में है, तो उसमें नाम ही आ गया ना, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तो ये आपको बेसिकली उस हिसाब से रिलेट करना होता है। इज इट फाइन मेरे बच्चों? क्लियर है? डन है? तो अब हमारा जो आइसोमेरिज्म होता है उसका, हाँ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहां से देख लीजिए बेटा, आराम से समझ में आ गया। चलो अच्छा, मैं मेरी बात प्रॉपरली सुनिएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो में पहला आता है आपका ज्योमेट्रिकल। ये आ गया ज्योमेट्रिकल में, आ गया सिस, और ज्योमेट्रिकल में आ गया ट्रांस। सिस में मतलब क्या होता है? दो लीगेंड्स अगर एक दूसरे के ऐसे आ गए बेटा, तो इसको सिस कहते हैं।
ट्रांस में दो लिगेंड, सिमिलर लिगेंड्स अगर ऑपोजिट हो तो उसको 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री का एंगल होता है, तो सिस एंड ट्रांस हम इसको कह देते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे सिलेबस में कितने हैं, ठीक है। आपको अच्छी बात मैं बताता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारे सिलेबस में है वो है 4, ठीक है, और 4 और 6। 4 में 2 आता है, एक होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, और एक होता है स्क्वायर प्लेनर। एक क्या होता है मेरे बच्चे, और एक क्या होता है टेट्राहेड्रल। फिर से बता रहा हूं, एक क्या होगा टेट्राहेड्रल, दूसरा होगा एक टेट्राहेड्रल, दूसरा। अच्छा, इसमें बात करते हैं, इसमें नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। कोऑर्डिनेशन में 4 में क्या होता है, क्या क्या ऑप्शन बनता है, MA4 रेज टू द पावर n प्लस, कोऑर्डिनेशन 4, या कह सकते हैं MA2B2, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अगर ऐसा कर सकते हैं तो एक और ऑप्शन बनता है MAB का होल ट्वाइस n प्लस, ठीक है। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं दिखता, याद रखिएगा, T में नहीं होता, S में होता है, ठीक है। S में क्या होता है, T में G नहीं होता, ठीक है, और S में G होता है, स्पेशल गार्ड। स्क्वायर में ज्योमेट्रिकल होता है, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि द पोजीशन ऑफ लिगेंड्स, position of ligands with respect to each other is related. remains what, unchanged, या कह लो दैट इज सेम। बेटा लिगेंड की पोजीशन में कोई बदलाव, देखो बेटा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हुआ, सिस और ट्रांस का मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट है तो ट्रांस, सेम साइड में तो सिस। लेकिन अगर वो हमेशा ही अगल बगल में ही दिखेगा तो नहीं कर सकते ना आप। जैसे एग्जांपल की तरह मैं अगर आपको बताऊंगा, मैंने पहले बताया था, फिर से बताता हूं, ये मेरा दो रेड मार्कर है, ठीक है, ये दो अलग अलग तरह के लिगेंड्स हो गए, ये मेरा ब्लू हो गया, ठीक है, ये चार। अब मैं आपको पूछूं कि इसमें कोई एडजेसेंट कौन है, तो क्या इसके एडजेसेंट है ये, हाँ, ये वाला इसके एडजेसेंट है, ये भी, तो सारे एक दूसरे के एडजेसेंट है। अगर मैंने पोजीशन ऊपर नीचे कर भी दिया, कोई फर्क लगा आपको? तो इसलिए कहते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। समझ में आ गया ना? तो टी में जी नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो, स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ये जो बनाया था ये एक्चुअली स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, तो इसमें एग्जिबिट होता है। तो बेटा क्या लिखोगे आप, एग्जिबिट, बस बनाना है, बना सकते हो, सेम साइड रखना। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, ठीक है। अब नेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग, इसको इरेज कर दूं मैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ 4। कि मतलब ये जो 8 पेज का आइसोमेरिज्म 2 पेज में खत्म हो गया, इसलिए कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ रहा है। एक ही पे लो माँ, ये तो माँ और उड़ा रही है, बोले एक ही पेज में आ गया। चलो कोई ना, नहीं, मैं बता रहा हूँ ऑप्टिकल कैसे आता है। ऑप्टिकल के लिए क्या करना होता है, ऑप्टिकल के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है आपको। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट ड्रॉ इट्स मिरर इमेज। आप हर का मिरर इमेज बना लो। अगर आपका मिरर इमेज सुपर इंपोजिबल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, अगर नॉन सुपर इंपोजिबल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब मैं आपको बताता हूं क्या अच्छी बात, ऑप्टिकल एक्टिविटी की अच्छी बात, टेट्राहेड्रल में नहीं होता, स्क्वायर प्लेनर में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, नहीं होता, इस वाले कॉम्प्लेक्स में नहीं होता, इस वाले कॉम्प्लेक्स में ही पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, एक और कॉम्प्लेक्स बच गया है इसमें, एक कॉम्प्लेक्स और लिख लो इसमें, MAA2B2, इसमें, इस वाले में होता है बेटा। तो इसमें भी देखो, इसमें क्या लिखोगे, टेट्राहेड्रल में अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे जाना, मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा।
इसमें क्या लिखा हुआ है आपको ज्योमेट्रिकल, तो लिखना इसमें नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें नहीं होता। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन लिखवा दूं, ऑप्टिकल का अलग से कर लेंगे ना, डोंट वरी। ये हो गया बाइडेंटिटी, दो डोनर एटम जिनके अंदर होते हैं बेटा, विद एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, डोंट वरी। आगे मूव ऑन करें। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इसमें, समझ में आ गया। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको बता देता हूं कहां कहां होता है और कहां कहां नहीं होता, होने वाला नंबर बहुत कम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले ध्यान से सुनो, क्या टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि लिगेंड्स की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सेम। पॉइंट नंबर 1। स्क्वायर प्लेनर में पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल है। सिस एंड ट्रांस हम बना रहे हैं, 4 में स्क्वायर प्लेनर होगा बीच में और 4 कॉर्नर्स पे रखा हुआ, तो सिस एंड ट्रांस बन सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, फिलहाल उस पर फोकस करते हैं। तो उसमें आता है MA4B2, इसमें सिस एंड ट्रांस बन सकता है? यस इसमें बन सकता है। कम से कम 2 लिगेंड्स होने चाहिए सिस एंड ट्रांस बनाने के लिए। MA का होल थ्राइस में नहीं बन सकता क्योंकि एक ही लिगेंड है। इसमें बन सकता है, ये इस एक अलग तरह का था तो फेसियल और मेरिडाइनल बोल दिया। इसमें पॉसिबल है, यस 2 लिगेंड्स आ गए ना, तो इसमें सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है। ठीक है, अब ये हमने ज्योमेट्रिकल की बात की। ऑप्टिकल के लिए क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप देख लीजिएगा मेरे बच्चे। हाँ एक मिनट दिखा दो, दिखाओ। एक बार ऑप्टिकल वाला बना। हाँ ऑप्टिकल वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑप्टिकल वाला ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एक एग्जांपल बताता हूँ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा देखो बेटा, एनसीईआरटी जो है ना बहुत अच्छी बुक है, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगर आप कवर अप कर लेते हो तो इट्स फाइन फाइन, मतलब अब थोड़ा सा बेसिक आपके अच्छे हैं, और एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं कि सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने क्लास में कवर कर दिए थे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बेसिकली क्या होता है कि क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ही ऑप्शन थे, एक क्या था, एक टेट्राहेड्रल था, दूसरा क्या था, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, इज प्रेजेंट। सो ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्सेप्ट कौन से, MABCD। कायरल सेंटर आ गया ना, चारों के चारों ग्रुप अलग हो गए, तो सिर्फ यानी अब देखो टंटा ही नहीं है, ऑब्वियसली ये वाला एंट्रेंस की बात हो जाती है, सीबीएसई इतना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देने वाला। तो ये बात हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इज डन, खत्म, साइड कर लो। अब हम बात करते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। ठीक है, क्लियर है बेटा, दोनों में इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, तो टेट्राहेड्रल पूरी तरीके से बर्बाद, 4 वाले वैसे ही बर्बाद, सभी मामले में वीक ही ले लो, तो 4 वाले कोई पूछता नहीं है। ठीक है ना, तो क्या लेना है, 6 वाला। हमें हर कोई हायर को प्रायोरिटी दे रहा है, छोटे मोटे लोग कौन पूछ रहा है बेटा, आगे बात समझ में। नेक्स्ट, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें पहला कॉम्प्लेक्स हो गया MA4B2। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। तो क्या है, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ये ओनली क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, नहीं है, सिर्फ क्या है। ठीक है, ऑब्वियसली प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो कह ही नहीं सकते ना। तो अगर कल एग्जांपल में क्वेश्चन आ गया CONH3 का होल 4Cl2, ये मुझे बनाना आ गया इसका आइसोमर, तो आप ऐसा कैसे बनाओगे बताओ, 1 2 3 4 5 6, 2 Cl लगा दो, ये क्या हो गया सिस, और यही 2 क्लोरीन को ऑपोजिट कर दिया तो क्या बन गया, नाराजगी तो नहीं है।
ठीक है। अब दूसरा आते हैं, हम कहते हैं एम ए का होल ट्वाइस और B2। इसका अब इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी बेटा। फॉर एग्जाम्पल COEN का होल ट्वाइस CN और प्लस चार्ज। EN क्या है? EN एक बाइडेंटेड लिगेंड है, इसमें 2 डोनर एटम होते हैं। अब आप जैसे बच्चों को दिक्कत हो बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, तो EN का स्ट्रक्चर देखो बेटा। लिगेंड का काम हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का होता है। इसमें पैसे खर्च करने वाले, पैसे कमाने वाले, पैसे देने वाले 2 लोग होते हैं, तो उनको बाइडेंटेड कहते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे अमोनिया में पैसा सिर्फ एक ही बंदा दे सकता है, कौन? नाइट्रोजन। ऑक्सलेट में कितने बंदे दे सकते हैं? 2 लोग। तो अगर 2 ही लोग पैसे देंगे तो बाइडेंटेड हो गए, एक बंदा पैसा दे रहा है तो मोनोडेंटेड हो गया। ठीक है। अब यहां पे EN होगा, कैसे बनाया देखो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 Cl को ऐसे रख दिया, क्या बना ये? सिस। ये दोनों Cl को ऑपोजिट कर दिया, तो क्या बना? ये EN हो गया बेटा। EN को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं, ये ट्रांस हुआ, मिरर इमेज बनाओ, कैसा मिरर इमेज बनेगा बताओ? सेम ही नहीं बन जाएगा? यस और नो? तो क्या बोलोगे आप इसको? सुपर इम्पोजिबल। तो क्या बोलोगे? ऑप्टिकली इनएक्ट। सिस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा, ट्रांस नहीं दिखाता। आपको पता है ट्रांस में सिमेट्री होती है। लेकिन अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो तब ऊपर बना के दिखाता हूं, देखो। CO CL CL 1 2 3 4। अब बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है? तो ये सुपर इंपोज कर रहा है, देखो ध्यान से। तो क्या बोलोगे बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ गई बात? ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बेटा कि ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स। तो ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स बोल दिया तो उसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों बनाना है। ज्योमेट्रिकल के लिए क्या करना? ऑपोजिट करोगे तो ट्रांस, एडजेसेंट ले आओगे तो सिस, और उसी का मिरर इमेज बना लेना सेम। बट ये ध्यान रखना है, सिर्फ एक में लोगों को दिक्कत आती है, MA4 B2 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि सर इसका जो ट्रांस है, सिस जो है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स होता है। सारे आइसोमर बनाने के लिए करके बनाना है ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल बोथ। आगे बात समझ में? अच्छा अब देखो ध्यान। अब एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, 2 तो मैंने आपको करा ही दिया। अच्छा, COEN का होल थ्राइस और Cl3 है। बाहर वाले लोग हमारे किसी काम के नहीं। स्ट्रक्चर में कौन से घर का स्ट्रक्चर कौन बनाता है? अंदर के लोग। बाहर को साइड कर दो, क्या बन गया? COEN का होल थ्राइस। ठीक है। कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 6। कितने क्लोरीन EN दिख रहे हैं आपको? लगा दो 3। यस और नो? अब बताओ ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों एक्टिव है? क्योंकि अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो कैसा बनेगा? देखो 1 2 3 4 5 6। क्या हो गया? थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे। कहते हैं बोर्ड का पेपर आप ही का है, मुझे तोड़ना चाहिए। ये सब चीजें हमारे